एक पल के लिए ना एक बेहद खूबसूरत और दुर्लभ पौधे के बारे में सोचिए। जब भी हम ऐसे किसी पौधे की बात करते हैं ना तो दिमाग में बस एक ही तस्वीर आती है। हाँ बिल्कुल, वो एक हाईटेक या तापमान नियंत्रित ग्रीन हाउस वाली तस्वीर। एग्जैक्टली जहाँ दुनिया भर के खास खाद और वैज्ञानिक तकनीकें इस्तेमाल हो रही हों। मतलब हम ये मान लेते हैं कि असाधारण चीज़ों को पनपने के लिए एकदम संरक्षित माहौल चाहिए। सही कहा। संसाधनों की कमी को हमेशा एक रुकावट माना जाता है। हाँ, लेकिन एक पल के लिए सोचिए कि वही दुर्लभ और नाजुक पौधा किसी धूल भरे खुले खेत में सिर्फ प्राकृतिक मिट्टी और कड़ी धूप के सहारे पूरी शान से खिलता हुआ मिल जाए। ये तो मतलब विज्ञान और हमारी समझ दोनों को चुनौती देने वाली बात है। बिल्कुल चुनौती है, और यही वो सबसे बड़ा विरोधाभास है जो हमारी आज की इस गहन चर्चा के बिल्कुल केंद्र में है। तो आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं? तो आज हमारे पास जो स्रोत हैं, जिनमें कई विस्तृत बायोग्राफिकल लेख, अकादमिक रिकॉर्ड और 2026 की उनकी हालिया वायरल सफलताओं की रिपोर्ट शामिल हैं, उन सब का फोकस एक ही व्यक्ति पर है। अच्छा, समझ गया। हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर पंजाबी गायक, कवि और अभिनेता सतिंदर सरताज की, जिनका असली नाम सतिंदर पाल सिंह है। हाँ, सतिंदर पाल सिंह। उनका सफर तो सच में बहुत दिलचस्प रहा है। बिल्कुल। आज की इस चर्चा का हमारा मिशन ही ये समझना है कि कैसे पंजाब के होशियारपुर के एक छोटे से गांव का एक साधारण सा लड़का, जिसने खेतों में पसीना बहाया, वो अपनी उच्च शिक्षा और रूहानी सोच के दम पर एक इंटरनेशनल स्टार बन गया। इस सफर की शुरुआत को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम शुरुआत से इन दस्तावेजों को देखें तो सतिंदर पाल सिंह का जन्म होशियारपुर जिले के एक बहुत ही छोटे से गांव बजरावर में हुआ था। बजरावर, जी। स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि वो एक बिल्कुल साधारण किसान परिवार से थे। उनका बचपन किन्हीं सुख सुविधाओं या महलों में नहीं बीता। हाँ, वो पूरी तरह से सादगी और जमीनी हकीकतों से भरा हुआ था। बिल्कुल, और ये वो समय था जब गांव में कोई खास बुनियादी ढांचा भी नहीं होता था। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ना मुझे नोट्स में ये लगी कि जिस गांव में उनका बचपन बीता, वहां दूर दूर तक संगीत की कोई बड़ी सुविधा नहीं थी। हाँ, कोई सुविधा नहीं थी। मतलब कोई रिकॉर्डिंग स्टूडियो नहीं, कोई म्यूजिक स्कूल नहीं, लेकिन फिर भी वो बच्चा तीसरी क्लास से ही स्कूल की बाल सभाओं में खड़े होकर पूरे आत्मविश्वास के साथ गाने लगता है। बिना किसी ग्रीन हाउस के एक बीज का अंकुरित होना, ये बिल्कुल वैसा ही है। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। बिना किसी संगीत सुविधा के एक छोटे बच्चे का सीधे सूफी संगीत और इतनी गहरी रूहानी सोच की तरफ आकर्षित होना कैसे मुमकिन है? ये सच में सोचने वाली बात है। मतलब बच्चे तो आमतौर पर चुलबुले और साधारण लोकगीतों की तरफ जाते हैं ना। सूफीवाद जैसी गंभीर चीज एक तीसरी क्लास के बच्चे तक कैसे पहुंच गई? इस सवाल का जवाब उनके उसी खुले खेत वाले माहौल में छुपा है। सूफीवाद क्या है, अगर इसे बहुत ही बुनियादी स्तर पर समझा जाए? हाँ, बताइए। सूफी संगीत सिर्फ कुछ भारी भरकम वाद्ययंत्रों का नाम नहीं है। यह सीधे तौर पर प्रकृति, इंसानियत और उस परम शक्ति से जुड़ने का एक रास्ता है, जहां अहंकार बिल्कुल शून्य हो जाता है। बिल्कुल। जब कोई बच्चा खेतों में काम करता है तो वो जिंदगी को बहुत करीब से देखता है। सतिंदर सरताज ने बचपन में खेतों में काम किया। मिट्टी की महक, मौसम की मार। हाँ, फसलों का उगना और एक किसान की मेहनत, इन सब ने उन्हें जिंदगी के उस दर्द और ठहराव से रूबरू कराया जो बंद कमरे में नहीं सीखा जा सकता। मतलब हम ये कह सकते हैं कि उनके अंदर के जज्बात किसी थ्योरी या किताब से नहीं, बल्कि सीधे उस बजरावर गांव की मिट्टी से निकल कर आए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जो प्रकृति का चक्र है वही उनके संगीत का चक्र बन गया। अरे वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। इसी जमीनी सच्चाई के कारण उनकी कविताओं में असल जिंदगी के जज्बात आए। बचपन से ही उन पर रूहानी सोच का जो प्रभाव पड़ा, वो किसी थोपे गए ज्ञान का नतीजा नहीं था, वो उनकी अपनी अनुभूति थी। हाँ, सूफीवाद का मूल तत्व ही सादगी है। सूफी कवियों ने हमेशा अपने आसपास के माहौल, चरखे, खेतों के उदाहरण देकर बहुत गहरी आध्यात्मिक बातें कही हैं। यही कारण है कि सतिंदर सरताज बाकी आम गायकों से बिल्कुल अलग बन गए हैं। एग्जैक्टली। उनका संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि हर एक गीत में इंसानियत का एक गहरा संदेश होता है। यहाँ से ना उनकी जिंदगी की जो अगली कड़ी जुड़ती है, वो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। अच्छा, वो क्या? देखें, जिंदगी की इस जमीनी सच्चाई ने उन्हें कला तो दे दी,
एक बहुत ही सच्चा और कच्चा टैलेंट उनके अंदर आकार लेने लगा। हाँ, ये तो है। लेकिन आम तौर पर जब किसी युवा को पता चलता है कि उसकी आवाज अच्छी है, तो वो क्या करता है? वो तुरंत अपना बोरिया बिस्तर बांधता है और किसी बड़े शहर का रुख करता है। हाँ, म्यूजिक कंपनियों के दरवाजे खटखटाता है। बिल्कुल, रातों रात हिट गाना देकर शोहरत की सीढ़ियां चढ़ना चाहता है। लेकिन सतिंदर सरताज ने जो रास्ता चुना वो एकदम उल्टा था, और सच कहूं तो काफी अजीब भी था। ये सच है कि उन्होंने किसी भी तरह का शॉर्टकट नहीं लिया। शोहरत के पीछे भागने के बजाय उन्होंने खुद को तैयार करने का फैसला किया। और इस तैयारी के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई को बहुत गंभीरता से लिया। बिल्कुल। और ये कोई सामान्य पढ़ाई नहीं थी। नोट्स बताते हैं कि कॉलेज के दिनों में जब उन्होंने कविताएं लिखनी शुरू की, तब उन्होंने अपना पेन नाम सरताज रखा था। हाँ, और उनका शुरुआती सपना कोई रॉक स्टार बनने का नहीं था। वो असल में एक प्रोफेसर बनना चाहते थे। सच में? हाँ, उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज होशियारपुर से म्यूजिक में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ चले गए, जहां से उन्होंने एमफिल की डिग्री ली। और फिर सूफी म्यूजिक में अपनी पीएचडी भी पूरी की। जी, और ये बात उन्हें पूरी इंटरनेशनल म्यूजिक इंडस्ट्री में एक बेहद दुर्लभ कलाकार बनाती है। आज के समय में मुश्किल से ही कोई ऐसा मुख्य धारा का गायक मिलेगा जिसके पास इतनी उच्च अकेडमिक योग्यता हो। सही बात है। उन्होंने सिर्फ डिग्रियां ही नहीं ली, बल्कि पंजाब यूनिवर्सिटी में लगभग 6 साल तक म्यूजिक के प्रोफेसर के रूप में पढ़ाया भी। रुकिए, मुझे यहाँ ना एक बहुत गहरी शंका हो रही है। मैं इस विचार को थोड़ी चुनौती देना चाहती हूँ। हाँ, बिल्कुल, पूछिए। अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि उनकी कला में खेतों की वो प्राकृतिक भावना है, वो सीधापन है जो बिना किसी बनावट के आता है। जी। कला तो एक आजाद परिंदे की तरह होती है ना? क्या कला को पीएचडी जैसी भारी भरकम एकेडमिक पढ़ाई के जरिए बंद क्लासरूम और मोटी मोटी किताबों के बीच वर्षों तक समझने से वो प्राकृतिक भावना खत्म नहीं हो जाती? ये एक बहुत ही शानदार नजरिया है। मतलब क्या कला के हर एक सुर को इतना ज्यादा डिकोड करने से उसका असली जादू कम नहीं होता? सतह से देखने पर ऐसा ही लगता है कि अकादमी कला को बांध देती है, लेकिन सरताज के मामले में इसे एक अलग उदाहरण से समझना होगा। कैसे? कल्पना कीजिए कि एक चित्रकार जन्म से ही बहुत प्रतिभाशाली है। वो प्राकृतिक रूप से अच्छे चित्र बनाता है, लेकिन अगर वो रंगों का रसायन विज्ञान समझ ले, अच्छा, ये सीख ले कि कौन सा रंग किस अनुपात में मिलाने से कैसा प्रभाव देगा, तो क्या उसकी कला खत्म हो जाएगी? नहीं, शायद वो और बेहतर हो जाएगी। एग्जैक्टली। वो ऐसे रंग बनाएगा जो सदियों तक फीके नहीं पड़ेंगे। पीएचडी ने सरताज की प्राकृतिक भावना को खत्म नहीं किया, बल्कि उसे एक बेहद मजबूत ढांचा और एक ठहराव दिया। तो वो सिर्फ रागों का तकनीकी ज्ञान नहीं रट रहे थे। बिल्कुल नहीं, वो उस पूरे दर्शन के इतिहास को खंगाल रहे थे। और इसी दर्शन को गहराई से समझने के लिए उन्होंने कुछ ऐसा किया जो आज के दौर के किसी गायक से उम्मीद ही नहीं की जा सकते। उन्होंने एक नई भाषा ही सीख ली। जी हाँ, उन्होंने फारसी भाषा सीखी, और ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन फारसी क्यों? मतलब क्या सिर्फ अपने संगीत की जड़ों को समझने के लिए इतनी मेहनत करना जरूरी था? सूफी कविता का पूरा आधार और उसकी आत्मा फारसी भाषा में ही रची बसी है। रूमी? हाँ, रूमी, हाफिज या बुल्ले शाह जैसे महान सूफी संतों का जो मूल साहित्य है, उसे गहराई से समझने के लिए फारसी का ज्ञान होना एक कुंजी की तरह है। फारसी सीखने से ये हुआ कि सरताज को रूप को और भावनाओं का एक ऐसा खजाना मिल गया जो आम गायकों के पास है ही नहीं। मतलब जब वो कोई गीत लिखते हैं तो वो सिर्फ मैं उदास हूं नहीं कहते। बिल्कुल, वो ब्रह्मांड, अस्तित्व और रूह के सफर को शब्दों में पिरोते हैं। ये गहराई उसी फारसी और उस लंबी एकेडमिक तपस्या का नतीजा है। और वो जो 6 साल का टीचिंग करियर था, हाँ, वो उनके लिए कोई रुकावट नहीं था। जब आप किसी और को पढ़ाते हैं तो आपके खुद के विचार और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाते हैं। इसे इस तरह से देखा जा सकता है कि ये जो पूरी एकेडमिक तपस्या थी, ये असल में एक बहुत बड़े धमाके की तैयारी थी। एक ऐसा धमाका जो पूरी दुनिया में गूंजने वाला था। बिल्कुल। और वो मौका तब आया जब तकनीक ने दुनिया की सारी दूरियां मिटा दी। बात है साल 2008 की। 2008 उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। ये वो समय था जब इंटरनेट दुनिया भर में तेजी से फैल रहा था। हम कह सकते हैं कि इंटरनेट 2008 में एक ग्लोबल डिजिटल टैलेंट स्काउट बन गया था। हाँ, आज की तरह तब कोई बहुत जटिल एल्गोरिथम नहीं था। एग्जैक्टली। तब लोग सच में अच्छी चीजें खोजते थे।
स्रोतों के अनुसार 2008 में इंटरनेट के जरिए ही उनके कुछ शुरुआती लाइव परफॉर्मेंस की क्लिप्स दुनिया भर में फैल गईं। उनकी गायकी को जिसने भी सुना वो बस सुनता रह गया। उस आवाज में जो सूफियाना कशिश थी, उसने अचानक से सरहदों को पार कर लिया और उसी इंटरनेट की बदौलत उन्हें कनाडा के टोरंटो में एक लाइव शो करने का मौका मिला। और टोरंटो के उस एक लाइव शो ने उनकी जिंदगी की दिशा पूरी तरह बदल दी। वो होशियारपुर के गांव से निकलकर अचानक एक बड़े इंटरनेशनल मंच पे खड़े थे। और इसके बाद तो जैसे इतिहास ही बन गया। उनका गाना साईं रिलीज हुआ। साईं तो बहुत बड़ा हिट था। सच कहूं तो ये सिर्फ एक हिट गाना नहीं था, ये अपने आप में एक कल्चरल फिनोमेना था। ये गाना हर घर में, हर गाड़ी में गूंज रहा था। हाँ, उस गाने में जो रूहानियत थी उसने लोगों को अंदर तक झकझोर दिया। इस एक गाने ने उन्हें रातों रात सबका चहेता बना दिया। साईं की सफलता सिर्फ संयोग नहीं थी ना? बिल्कुल नहीं, वो गाना एक प्रार्थना की तरह था। उस समय म्यूजिक इंडस्ट्री में शोर बहुत बढ़ गया था और सरताज की आवाज एक ठंडी हवा के झोंके जैसे लगी। इसके बाद तो उन्होंने पूरी दुनिया में कॉन्सर्ट्स किए और यहाँ जो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि दर्ज है वो है रॉयल एल्बर्ट हॉल में उनकी परफॉर्मेंस। रॉयल एल्बर्ट हॉल संगीत की दुनिया में से एक शिखर माना जाता है। हर गायक का ये सपना होता है। हाँ, इसके अलावा स्रोतों में जिक्र है कि उन्हें ब्रिट एशिया म्यूजिक अवार्ड जैसे कई प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी मिले। इन सब उपलब्धियों ने उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय आइकन बना दिया। लेकिन यहाँ आकर ना मेरे दिमाग में फिर से एक सवाल आ रहा है। देखिए, जब कोई रॉयल एल्बर्ट हॉल में परफॉर्म कर रहा हो, दुनिया भर में लाखों प्रशंसक हों, तो एक अलग ही चकाचौंध आ जाती है। हाँ, पेपराजी, पार्टियां, बिल्कुल एक बेहद सार्वजनिक जीवन। लेकिन स्रोत एक बहुत ही अलग तस्वीर पेश करते हैं। सरताज अपनी निजी जिंदगी को लेकर बेहद प्राइवेट इंसान है। ये बहुत दिलचस्प है। आज के दौर में जहां लोग हर छोटी चीज सोशल मीडिया पर डालते हैं, वहां वो अपनी पत्नी गौरी के साथ अपने रिश्ते को पूरी तरह से निजी रखते हैं। उनके माता पिता आज भी बहुत साधारण जीवन जीते हैं। हाँ, ये सब कैसे मुमकिन है? कोई व्यक्ति इतनी शोहरत के बीच अपनी जिंदगी को इतनी शांति से कैसे छिपा कर रख सकता है? क्या शोहरत का असर उन पर बिल्कुल नहीं हुआ? हमने शुरुआत में बात की थी। उन्हें शोहरत ने कभी अंधा इसलिए नहीं किया क्योंकि उनके संस्कार किसी चमक दमक वाली दुनिया से नहीं आए थे। वो एक किसान परिवार से आए थे। एग्जैक्टली। उनके माता पिता ने उन्हें हमेशा जमीन से जुड़े रहना सिखाया। वही बजावरा गांव की मिट्टी और खुले खेत। बिल्कुल। सरताज ने कभी स्टारडम के पीछे भागने की कोशिश नहीं की। उनका ध्यान सिर्फ अपनी कला, अपनी पीएचडी की सीख और संगीत की पवित्रता पर था। मतलब उन्होंने खुद को अंदर से तैयार किया था। और जब टैलेंट इस तरह का तैयार हो जाए, जहां वो अंदर से पूरी तरह शांत हो, तो स्टारडम खुद उसे ढूंढ निकालता है। संगीत उनके लिए व्यवसाय नहीं, बल्कि एक इबादत है। इबादत। और यही आध्यात्मिक यात्रा उनके लिए एक और बहुत बड़ा दरवाजा खोलती है। वो था सिनेमा का रूपैला पर्दा। जी हाँ, 2017 में उनका सफर हॉलीवुड तक पहुंच गया। उन्होंने द ब्लैक प्रिंस फिल्म से अपनी एक्टिंग की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने महाराजा दिलीप सिंह का मुख्य किरदार निभाया था। हाँ, ये कोई छोटी बात नहीं है कि एक सूफी गायक सीधे एक हॉलीवुड फिल्म में लीड रोल कर रहा हो। महाराजा दिलीप सिंह का किरदार बहुत ही जटिल और दर्दनाक था। एक ऐसा राजा जिसे अपने ही राज्य से दूर कर दिया गया हो। बिल्कुल। उस किरदार के दर्द को पर्दे पर उतारने के लिए जो गहराई चाहिए थी, वो शायद उनके सूफी विचारों से ही आई होगी। इस हॉलीवुड फिल्म ने उन्हें एक अभिनेता के रूप में भी स्थापित कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी मातृभाषा की तरफ भी रुख किया और इक्को मिक्के और कलीजोट्टा जैसी पंजाबी फिल्मों में काम किया। और दिलचस्प बात यह है कि फिल्मों में भी उन्होंने वही भूमिकाएं चुनी जो मानवीय भावनाओं और जिंदगी की सच्चाइयों से बहुत गहराई से जुड़ी थीं। उन्होंने कभी अपनी रूहानी छवि के खिलाफ काम नहीं किया। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा सफर रहा है, गांव के खेतों से लेकर हॉलीवुड तक। लेकिन अब ना हमें सीधे आज के समय में आना होगा, मतलब साल 2026 में। हाँ, क्योंकि हमारे स्रोतों का सबसे ताज़ा और दिलचस्प हिस्सा यहीं से शुरू होता है। बिल्कुल। बात हो रही है 2026 में आई नई फिल्म धुरंधर 2 की, और खास तौर पे इसका वो गाना जिसने पूरे इंटरनेट पर आग लगा दी है, जय सजना। जय सजना तो अब सिर्फ एक गाना नहीं रहा, ये 2026 का एक बहुत बड़ा फिनोमेनन बन चुका है। इस गाने को सतिंदर सरताज ने मशहूर गायिका जैस्मिन सैंडलस के साथ गाया है। ये एक बहुत ही अनोखा कॉम्बिनेशन है ना।
बहुत अनोखा। एक तरफ जास्मिन सैंडलर्स हैं जो अपने बोल्ड और पॉप अंदाज के लिए जानी जाती हैं। और दूसरी तरफ सरताज, जो ठहराव और सूफियाना अंदाज के प्रतीक हैं। स्रोत बता रहे हैं कि ये गाना सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर भारी ट्रेंड कर रहा है। इसके बोलों में जो दर्द और प्यार की गहराई है, उसने लोगों के दिलों को सीधे छू लिया है। लोग इसे लूप पर सुन रहे हैं। हाँ, इस पर लाखों रील्स बन रही हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास पैदा होता है। वो क्या? एक कलाकार जो खुद ये कहता है कि वो संगीत को इबादत मानता है, वो व्यक्ति जय सजना जैसा इतना बड़ा वायरल हिट कैसे दे सकता है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। मतलब इबादत और सोशल मीडिया एल्गोरिदम का ये तालमेल आखिर कैसे बैठता है? ये सच में एक बहुत ही सुंदर विरोधाभास है, और इसका जवाब सच्ची कला की उस ताकत में छिपा है जिसे कोई भी तकनीक या एल्गोरिदम खत्म नहीं कर सकता। अच्छा, कैसे? देखिए, सच्ची कला किसी दौर की मोहताज नहीं होती, चाहे वो सूफी दरगाह हो, हॉलीवुड फिल्म हो, या फिर 2026 का ये निर्दयी एल्गोरिदम। सच्ची मानवीय भावना हर जगह अपना रास्ता बना ही लेती है। सतिंदर सरताज ने जैस्मिन सैंडल्स के साथ इस गाने में काम तो आज के आधुनिक ट्रेंड के ढांचे में ही किया है, लेकिन उन्होंने अपने उस खास रूहानी दर्द और ठहराव के साथ कोई समझौता नहीं किया। मतलब उन्होंने डिजिटल दुनिया के ट्रेंड को अंधों की तरह नहीं अपनाया, बल्कि अपनी इबादत को इतनी सच्चाई से पेश किया कि वो खुद एक नया ट्रेंड बन गई। एग्जैक्टली। जब कोई इंसान अपनी कला को पूरी तरह से इबादत मानकर गढ़ता है, तो वो उसमें एक ऐसी ऊर्जा डाल देता है जिससे कोई भी श्रोता महसूस किए बिना नहीं रह सकता। भले ही आज की ऑडियंस का अटेंशन स्पैन कम हो। हाँ, जिन्हें हर 15 सेकंड में कुछ नया चाहिए, लेकिन जब उनके सामने जैसे सजना जैसा कोई असली और गहरा जज्बात आता है, तो वे भी ठहरने को मजबूर हो जाते हैं। शोर में जब कोई बहुत शांति से बोलता है, तो वो आवाज सबसे अलग सुनाई देती है। बिल्कुल। सरताज आज भी अपनी उन्हीं जड़ों से जुड़े हैं, और यही कारण है कि उनकी आवाज इस एआई के दौर में भी उतनी ही शक्तिशाली है। बहुत ही प्रेरणादायक निष्कर्ष पर ले जाती है। सतिंदर सरताज की जो कहानी है, ये सिर्फ मेहनत और टैलेंट की कहानी नहीं है। तो किसकी है? ये असल में सब्र, यानी एक बहुत ही गहरे धैर्य की कहानी है। बजरावर गांव के उन खेतों से लेकर सूफी संगीत की वो सालों की पढ़ाई, हॉलीवुड और अब 2026 के डिजिटल चार्ट बस्टर्स तक, ये सब कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है। ये उन जड़ों से मजबूती से जुड़े रहने का नतीजा है। ये सफर इस बात का प्रमाण है कि अगर इंसान का आधार मजबूत है, अगर उसने अपनी कला का गहराई से अध्ययन किया है, तो वो दुनिया के किसी भी मंच पर सफल हो सकता है। कला कभी पुरानी नहीं होती, बस उसे पेश करने का अंदाज बदलता है। और यही आज के इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम बिंदु है। आज के इस दौर में जहां हर कोई रातों रात वायरल होना चाहता है, क्या सरताज की तरह अपनी कला का गहराई से अध्ययन करना एक बेहतर रास्ता नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन जाते जाते ये पूरी चर्चा एक बहुत ही गहरे और नए विचार को जन्म देती है। जरा इस पर गौर कीजिएगा। हम हमेशा मानते हैं कि 2026 का ये जो सोशल मीडिया एल्गोरिदम है, ये सिर्फ मशीनी है। हाँ, जो सिर्फ सस्ते मनोरंजन को बढ़ावा देता है। एग्जैक्टली। लेकिन जब सरताज का संगीत, जिसे वो इबादत मानते हैं, वो इस एल्गोरिदम को तोड़कर दुनिया भर में वायरल हो जाता है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि ये कृत्रिम एल्गोरिदम भी अंदर ही अंदर कहीं मानवीय रूह और सच्ची भावनाओं की ही तलाश कर रहा है? ये बहुत ही गहरी बात कही आपने। शायद इस एआई वाले युग में मानवीय आत्मा और सच्चा दर्द ही वो सबसे दुर्लभ चीज बन गया है, जिसे तकनीक फैला तो सकती है, लेकिन कभी खुद बना नहीं सकती। इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ये सचमुच सोचने पर मजबूर कर देने वाला नजरिया है। कला और तकनीक के इस रिश्ते को समझने के लिए ये एक बहुत गहरा विचार है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द ही एक और नए विषय और कुछ नए स्रोतों के साथ वापस लौटेंगे।